हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनीफाइड। आज का हमारा लेक्चर 8 जिसमें हम हमारे पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन की यूनिट 1 वर्ल्ड सेंटर्स ऑफ प्राइमरी डाइवर्सिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स का टॉपिक द इंडो बर्मी सेंटर प्लांट इंट्रोडक्शंस एंड सेकेंडरी सेंटर्स पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली ये बात करेंगे कि इंडो बर्मी सेंटर यानी कि इंडिया और म्यांमार के आसपास के जो रीजन्स है वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हुई, वो किन किन क्रॉप्स के लिए सेंटर ऑफ ओरिजिन बने। प्लांट इंट्रोडक्शंस का मतलब है एक प्लांट की वैरायटी जो एक पर्टिकुलर जैसे प्राइमरी सेंटर पर ग्रो हुई, उसका ओरिजिनेशन वहाँ हुआ, लेकिन किस तरीके से उसको अलग अलग जगह पर भी लाया गया, ये है प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। और सेकेंडरी सेंटर्स यानी कि जब उन सेंटर्स पर प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो फिर वो सेकेंडरी सेंटर्स बने उस क्रॉप के लिए। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द इंडो बर्मी सेंटर ऑफ प्राइमरी डाइवर्सिटी। तो इंडिया और बर्मा यानी कि म्यांमार जो है वो बहुत बड़ा एक मेजर सेंटर बना था फॉर द ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। और इस रीजन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलाई वेविलोव। और इस रीजन में इंडो बर्मीज रीजन में रीजन की जब हम बात करेंगे तो इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट आता है, इसमें म्यांमार जिसे कि पहले बर्मा कहा जाता था वो वाला पार्ट आता है, और उसके आसपास के रीजन्स आते हैं। और ये रीजन जाना जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो प्लांट्स डोमेस्टिकेट किए जा रहे थे उनकी सबसे ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार और उनके आसपास वाले एरियाज में, जैसे हमने इंडो बर्मीज सेंटर कहा। ठीक है। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ द इंडो बर्मीज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। अब हम लोग देखेंगे कि इंडो बर्मीज सेंटर पर क्या क्या फीचर्स थे डाइवर्सिटी के। तो फर्स्ट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंट डोमेस्टिकेशंस, यानी कि ये वो रीजन था जहां पर कि हमने देखा कि बहुत सारी प्लांट स्पीशीज इंडिपेंडेंटली डोमेस्टिकेटेड हुई, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली ग्रो हुई यहाँ पर। जैसे कि मोंग बेन जिसका बॉटनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा, जो कि 3500 टू 3000 BCE में ओरिजिनेट हुआ था यहाँ पर, एज एविडेंस बाय आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड जेनेटिक स्टडीज। जैसा कि हमें आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स और जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि जो मोंग बेन है विग्ना रेडिएटा उसका ओरिजिनेशन यहीं पर हुआ था। सेकेंड इज यहाँ पर है हाई स्पीशीज एंड वैराइटल डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर बहुत वाइड कैटेगरी है स्पीशीज की और उनकी बहुत सारी वेराइटीज है जो कि यहाँ पर ओरिजिनेट हुई, और उन्होंने अपने आप को अडेप्ट करा टू द इकोलॉजिकल निक्स। जैसे कि हम बात करेंगे एग प्लांट सोलेनम मेलोंगिना, जो कि एक बैंगन है जैसे कि आपको दिख रहा है इस इमेज में। यहाँ पर इंडो बर्मा रीजन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर हमें किसी स्पीशीज में देखने को मिली तो वो थी एग प्लांट में, यानी कि इस बैंगन के प्लांट में हमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली थी इस रीजन में। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एग प्लांट जो है ये इसका प्राइमरी सेंटर जो है वो इंडो बर्मा रीजन है। ठीक है। नेक्स्ट इसका इंडो बर्मी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का फीचर है प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटेड प्लांट्स के वाइल्ड रिलेटिव्स भी पाए जाते हैं जो कि हमें बताते हैं, जो कि जेनेटिक रिजर्वर की तरह सर्व करते हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। आगे इन फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर हमें क्रॉप में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम इन वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ दोज कल्टीवेटेड प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाइल्ड स्पीशीज है बनाना से रिलेटेड म्यूसा एक्यूमिनेटा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की नेटिव है और ये इंडो बर्मी सेंटर पर भी ग्रो होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बनाना की स्पीशीज की वैरायटी को और एनहांस करने के लिए हम इस वाइल्ड स्पीशीज ऑफ बनाना के जेनेटिक्स का यूज करते हैं। फोर्थ जो इसका फीचर है वो है कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है और अपने अपने कल्चर की प्रेफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा क्रॉप वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि द कल्टीवेशन ऑफ पर्पल याम डायस्कोरिया एलेटा,
जो कि फिलीपींस एंड न्यू गुयाना की एक वैरायटी है जिसे यहाँ पर भी ग्रो किया जाता है, जो कि बताती है कि कल्चर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो है क्रॉप्स को ग्रो किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स जो कि इंडो बर्मीज रीजन में ग्रो किए गए थे। जैसे पहला है सीरियल्स में राइस, जिसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, और दूसरा है जॉब्स टीयर्स, जिसको हम गुल्ली गेहूं बोलते हैं। ये दोनों जो क्रॉप्स हैं ये इंडो बर्मा रीजन में ओरिजिनेट हुई, डोमेस्टिकेट की गई थी। सेकेंड इज लेज्यूम्स, यानी कि मूंग बीन विग्ना रेडिएटा, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ब्लैक ग्राम विग्ना मूंगो, यानी उड़द दाल, काली उड़द दाल, जो भी यहीं पर ओरिजिनेट हुई। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स कैटेगरी की। यहाँ पर बनाना और मैंगो और सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन ऑरेंज जैसे फ्रूट्स यहाँ पर डोमेस्टिकेट किए गए। वेजिटेबल्स की बात करें तो एग प्लांट सोलेना मेलोंगिना, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी स्पीशीज में देखने को मिलती है तो वो एग प्लांट की है, बैंगन के पौधे की है। नेक्स्ट इज बिटर गार्ड, दैट इज मोमोडिका कैरेंटिया, जो कि है हमारा करेला बिटर गार्ड, जिसको भी यहाँ डोमेस्टिकेट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की, दैट इज ब्लैक पेपर, पाइपर निगरम, टर्मरिक, कुरकुमा, लौंगा। ये वेराइटीज भी यहाँ पर डोमेस्टिकेट करी गई थी। ऑयल सीड्स की बात करेंगे तो सेसमे, दैट इज तिल, ग्राउंडनट, एरेकिस, हाइपोगिया, मूंगफली यहाँ पर ओरिजिनेट की गई थी। फिर हम बात करेंगे कैश क्रॉप्स की, तो जूट और कॉटन, ये वेराइटीज भी यहाँ पर डोमेस्टिकेट करी गई थी। ओके, हम लोग बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक कोई प्लांट स्पीशीज को उसके नेटिव हैबिटेट से, यानी कि जहाँ पर कि वो नेचुरली ग्रो हुई है, वहाँ से जब हम लोग दूसरे जोग्राफिकल एरिया में उसे ग्रो करवाना चाहें तो इसको हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि उस प्लांट स्पीशीज का किसी नई जगह पर इंट्रोड्यूस होना। ये एक मेजर मेथड है जिससे कि हम लोग क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम उसे और ज़्यादा उसके अंदर एनरिचमेंट लेकर आए, ताकि वो और ज़्यादा हेल्पफुल हो हमारे लिए। ठीक है, वेल अडेप्टेड हो एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। और ये करने के दो तरीके हैं, दो मोड्स होते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल ट्रांसफर, जैसे कि हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं। पहला है डेलिब्रेट या इंटेंशनल प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि जब ह्यूमंस जो हैं वो एक प्लांट को खुद से ले जा करके, ठीक है, पर्पसफुली क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं टू द न्यू एरिया, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए या ऑर्नामेंटेशन के लिए। इस कैटेगरी से जो प्लांट्स हमने इंट्रोड्यूस करे हैं वो है वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, जो कि हमने फर्टाइल क्रीसेंट से इंट्रोड्यूस करा था टू द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। सेकंड इस कैटेगरी में आता है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि हम साउथ अमेरिका से यूरोप लाया गया था और बाद में इंडिया फॉर द फूड पर्पसेस। थर्ड यहाँ पर है यूकैलिप्टस, जिसे हम सफेदा भी कहते हैं, यूकैलिप्टस ग्लोब्यूलस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में फॉर द टिम्बर, पेपर इंडस्ट्री एंड फॉर इट्स फास्ट ग्रोथ, ताकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, इसे ग्रो करने में टाइम नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिकली ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है टी, दैट इज केमेलिया साइनेंसिस, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी चाइना से फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज रबर, जो कि ब्राज़ील से साउथ ईस्ट एशिया और उसके बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर दी लेटेक्स प्रोडक्शन। यानी डेलिब्रेट प्लांट इंट्रोडक्शन या फिर इंटेंशनल प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब है कि ये इंट्रोडक्शंस प्लान्ड किए गए थे और ये बेनिफिशियल भी साबित हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि जब प्लांट का इंट्रोडक्शन इंटेंशनली नहीं किया गया, या तो अपने आप ही हो गया, या अगर किसी पर्पस के लिए किया भी गया था तो हमारे लिए बेनिफिशियल वो साबित नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम,
जिसे एक्सीडेंटली इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम द यूएसए, लेकिन अब ये एक हार्मफुल वीड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अनवांटेड प्लांट की तरह ग्रो होता है ये राजस्थान में अगर आप रहते हो तो आपको कॉमनली देखने को मिलता है एज अ वीड। लैंटेना कैमरा, ये एज एन ornamental प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में ये अनकंट्रोलेबली स्प्रेड हुआ एज अ वीड। वीड का मतलब है अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमें कोई बेनिफिट नहीं देते हैं, बस जो क्रॉप हम इंटेंशनली ग्रो करते हैं वो उनका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, उनको लॉस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर हाइसिंथ, जो कि वाटर में ग्रो होती है अनकंट्रोलेबली। इसको भी ornamental पर्पस के लिए लाया गया था, बट ये अनकंट्रोलेबली वाटर बॉडीज में स्प्रेड हो जाती है और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। फिर है जैंथियम। जैंथियम भी आप डेजर्ट वाले रीजन्स में राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी एक्सीडेंटली स्प्रेड हुआ था थ्रू कंटामिनेटेड सीड्स एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। मोड्स में हम लोगों ने वो मेथड देखे थे और हमने देखा था कि हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन करवाने का क्या पर्पस है। टाइप्स में हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट्स को हमने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा है। हमने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया बिना किसी जेनेटिक चेंज के, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट को डायरेक्टली रूट्स में, फॉर एग्जांपल प्लांट को डायरेक्टली उखाड़ करके किसी दूसरे प्लेस पे लगा दिया, हमने इसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं करा, वो जैसा था वैसा का वैसे ही लगा दिया। इट इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैक्सिकन वीट वेराइटीज बिना किसी चेंज के सीधा वहां से उठा करके इंडिया में ग्रो कर दी गई थी ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मतलब है जब प्लांट्स को सिलेक्ट करा, उनमें चेंजेस किए गए, हाइब्रिडाइज करवाया गया और उसके या ब्रीडिंग करवाई गई, उसके बाद में उन्हें प्लांट किया गया, ठीक है। इसको हमने बोला सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। जैसे कि राइस वेराइटीज की सुपीरियर लाइंस का सिलेक्शन करके फिर हमने उसको ग्रो करा, कल्टीवेट करा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर आप किसी भी प्लांट को उसके नेटिव हैबिटेट से किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में, नए ज्योग्राफिकल एरिया में लेकर जाते हैं, उसको वहां ले जाने के प्रोसेस को हमने देखा एज अ प्लांट इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला होता है एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन। सबसे पहले हम लोग प्लांट्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जो प्लांट हमें सूटेबल लग रहा है कि हमें इसको न्यू ज्योग्राफिक एरिया में इंट्रोड्यूस करना है या हमें हमारे एरिया में ये प्लांट चाहिए, तो हम उसे कलेक्ट कर लेंगे वहां से। सेकेंड इज क्वारंटीन। उसको पेस्ट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े टाइम तक स्पेशल केयर देंगे। थर्ड इज इवेलुएशन। उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे कहीं उसमें कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, कहीं उसमें कोई भी रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में किसी भी तरीके में कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है एट इट्स प्राइमरी स्टेज। फिर हम लोग उसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उसी प्लांट की स्पीशीज को हम लोग आर्टिफिशियली इन द लैब्स या फिर नेचुरल जगह पर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, अलग अलग जगह पर ले जा करके उसको ग्रो कर देंगे। अब प्लांट इंट्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये अच्छी बात है कि अगर हम बाहर से किसी प्लांट को अपने एरियाज में ग्रो करते हैं, इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है और नई क्रॉप्स हमें मिलती हैं। जैसे पोटैटो, मेज जब आए इंडिया में तो ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आज हम यूज भी कर रहे हैं। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग। जब हम प्लांट को किसी और जगह पर लेकर जाते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल चेंजेस, वो अपने आप को अडेप्ट करता है जिस वजह से हमें और इम्प्रूव्ड वेराइटीज मिलती हैं। इम्प्रूव यील्ड एंड अडेप्टेबिलिटी, और ये इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं ताकि एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें नई क्रॉप वेराइटीज मिले, ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ को और अच्छा रखे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पेस्ट एंड पैथोजेंस, यानी कि जब हम लोग नई वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है कि कुछ स्पीशीज जो हैं उन्हें अलग अलग तरीके के पेस्ट या पैथोजेंस जो हैं उन्हें हार्म करें, ठीक है। कुछ स्पीशीज इनवेसिव वीड्स बन जाती हैं, जैसे कि हमने देखा पार्थेनियम, ठीक है, और हमने देखा था वाटर हाइसिंथ, जो कि
एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट लाई गई थी, बट वो यहाँ आकर वीड बन गई। वो बहुत ज़्यादा ही रैपिडली फैली, ग्रो हुई, अनवांटेड उनमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई कि वो ऐसा वीड हो गई और वो बाकी सारे सिस्टम्स को भी हैम्पर करने लगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। तो इस सेंटर्स ऑफ ओरिजिन NI वेविलोव कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट निकोलाई इवानोविच वेविलोव ने दिया था। इसकी डेफिनेशन है, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है वो रीजन जहां पर की क्रॉप अपनी मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करती है, उनको हम कहते हैं सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेंटर्स एंड सेकेंडरी सेंटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन की। तो ये ओरिजिनल एरियाज है जहाँ पर की प्लांट इवॉल्व हुआ, यहाँ पर हाई वेरिएबिलिटी मिलती है और उस प्लांट के वाइल्ड रिलेटिव्स भी वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब है वो रीजन जहाँ पर की क्रॉप शुरुआत तो में ओरिजिनेट नहीं हुई थी, हम कहीं से लेकर आए थे। ठीक है, वो होता है उस क्रॉप का सेकेंडरी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर प्लांट और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है क्योंकि उसमें म्यूटेशन आ जाते हैं, या अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा करके इंट्रोड्यूस करा होता है तो वो एक अडेप्टेड वेराइटी होती है टू द न्यू एनवायरनमेंट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि यहाँ पर मॉडरेट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी प्राइमरी सेंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू दी सेकेंडरी सेंटर्स। ये जब क्रॉप का माइग्रेशन हो जाता है तब ये वेराइटीज वहां पर ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द कल्टीवेटेड वेराइटीज। और हो सकता है क्योंकि प्राइमरी सेंटर्स पर ज़्यादा वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं तो सेकेंडरी सेंटर्स पर कम ही वाइल्ड रिलेटिव्स, वाइल्ड एंसेस्टर्स होंगे। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज सेंटर्स। पहला रहा है ह्यूमन माइग्रेशन, ट्रेड, नेचुरल सिलेक्शन इन न्यू एनवायरमेंट्स, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय फार्मर्स, हाइब्रिडाइजेशन विद लोकल स्पीशीज। ठीक है, यानी कि जैसे कि इंसान ने जब माइग्रेट किया तो जो क्रॉप वहां ग्रो हो रही थी उसके सीड्स वगैरह उसने अपने साथ लिए, दूसरी जगह पर उसको ग्रो करा। ठीक है, 10-12 सीड्स लेके गया, 10-12 नहीं होगी, कम से कम 2-3 तो ग्रो हुई। तो ह्यूमन माइग्रेशन की वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये सेंटर्स ऑफ ओरिजिन बने। एक क्रॉप अगर वहां ग्रो हुई है लेकिन उसे अगर किसी और जगह पे जाना है लेकिन वही क्रॉप चाहिए तो वो वहां पर उसको ग्रो कर लेगा, तो वो उसका सेकेंडरी सेंटर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ क्रॉप। ठीक है, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो कि सेकेंडरी, जिनकी सेकेंडरी सेंटर्स कौन कौन से थे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ क्रॉप की वैरायटीज हैं, उनका प्राइमरी सेंटर और उनका सेकेंडरी सेंटर कौन सा है। जैसे वीट की हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट फर्टाइल क्रीसेंट जो एशिया है वहां से हमने देखा वो प्राइमरी सेंटर था। सेकेंडरी सेंटर बना इंडिया, इंडिया में ओरिजिनेशन नहीं हुआ वीट का। ठीक है, वीट के लिए इंडिया सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है। राइस की बात करेंगे तो राइस जो है वो भी उसका प्राइमरी सेंटर है साउथ ईस्ट एशिया और सेकेंडरी सेंटर हुआ उसका इंडिया एंड चाइना। मेज की बात करेंगे तो प्राइमरी सेंटर रहा मेक्सिको, सेकेंडरी सेंटर रहा अफ्रीका एंड इंडिया। पोटैटो की बात करेंगे तो प्राइमरी सेंटर रहा एंड्स, सेकेंडरी सेंटर रहा यूरोप। बार्ली की बात करेंगे तो प्राइमरी सेंटर रहा इथियोपिया एंड नियर ईस्ट एंड सेकेंडरी सेंटर रहा इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेंटर्स, सोर्स ऑफ अडेप्टेड वेराइटीज। सेकेंडरी सेंटर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो इंपॉर्टेंस इज इट प्रोवाइड्स यूजफुल जीन्स। सेकेंडरी सेंटर्स हमें यूजफुल जीन्स प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि जब कोई प्लांट अपने नेटिव हैबिटेट से जब दूसरी जगह ग्रो होगा तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई जेनेटिक वेराइटी और डाइवर्सिटी जरूर आएगी, जेनेटिक वेरिएशन जरूर आएंगे। ठीक है, जैसे कि ड्रॉट टॉलरेंस आ जाएगा। अगर हमने किसी प्लांट को ड्रॉट वाले यानी कि सूखे इलाकों में अगर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसको बहुत ज़्यादा कम पानी में रहने की आदत हो जाएगी, ड्रॉट टॉलरेंस उसमें डेवलप हो जाएगी कि वो उस हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेगा। सेकंड इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेकेंडरी सेंटर्स
में प्लांट का इंट्रोडक्शन करवाना, क्योंकि इससे क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है। थर्ड इज हेल्प्स इन ब्रॉडनिंग जेनेटिक बेस, क्योंकि प्लांट की वैरायटी का जेनेटिक कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं जो कि उसकी स्पीशीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। सेकेंड इज प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सेंटर्स में डिफरेंस क्या होता है, तो ये हम एक टेबल के थ्रू समराइज कर लेते हैं। प्राइमरी सेंटर्स और सेकेंडरी सेंटर्स के बीच का डिफरेंस, पहला फीचर है ओरिजिन। तो प्राइमरी सेंटर किसी भी क्रॉप के लिए ट्रू ओरिजिन वाला सेंटर होता है, जहां पर की शुरुआत में सबसे पहले वो क्रॉप ग्रो हुई थी। सेकेंडरी सेंटर्स वो रीजन है जहां पर की प्राइमरी सेंटर से उस क्रॉप को वहां लाया गया, वो सेकेंडरी सेंटर हुई। सेकेंड है जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्राइमरी सेंटर में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन सेकेंडरी सेंटर में जेनेटिक डाइवर्सिटी मॉडरेट होती है। यानी शुरू शुरू में अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेंटर पर जो डाइवर्सिटी आ रही है वो आ रही है रिगार्डिंग दी ड्रॉट, रेजिस्टेंस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। लेकिन शुरुआत के अंदर अगर कहीं पर जो कि नेचुरली वो आएगी, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कहीं पर आएगी तो वो उस स्पीशीज़ के प्राइमरी सेंटर पर ही आएगी। उस स्पीशीज़ के प्राइमरी सेंटर पर ही हमें उसकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, ऑलरेडी उसकी वाइल्ड स्पीशीज़ देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। इस वजह से प्राइमरी सेंटर पर सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। वाइल्ड रिलेटिव्स की बात करेंगे तो प्राइमरी सेंटर पर जनरली वाइल्ड रिलेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी सेंटर पर यूजुअली एब्सेंट होते हैं। इवोल्यूशन की बात करेंगे तो प्राइमरी सेंटर पर इवोल्यूशन एकदम नेचुरल होता है, लेकिन सेकेंडरी सेंटर पर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से इवोल्यूशन होता है। अगर हम प्राइमरी सेंटर से स्पीशीज उठा रहे हैं और उसमें जब हम लोग कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन करके उसको सेकेंडरी सेंटर पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके के उसमें इवोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्राइमरी सेंटर है जैसे मेज का मेक्सिको है, और इंडिया के अंदर बात करेंगे तो मेज का जो सेकेंडरी सेंटर है वो है इंडिया, प्राइमरी सेंटर है मेक्सिको, ठीक है। यानी कि अगर हम प्लांट इंट्रोडक्शन को समराइज करें तो इसका मतलब है प्लांट को किसी नए रीजन में इंट्रोड्यूस करवाना। सेकेंडरी सेंटर्स का मतलब है वो रीजन जहाँ पर कि फर्दर क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ठीक है, ओरिजिन के बाद, जो कि ज़रूरी भी है फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस लेक्चर में ओवरऑल डिस्कस करा अबाउट द प्राइमरी सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, इंडो बर्मीज रीजन, as well as the plant introduction. Okay, I hope this video was helpful to you. Thank you.